तो ये है NLM पार्ट 10। तो देखो अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने आराम से देख लिया था कि कैसे मतलब वो स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के बाद में अपन ने वजन वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीख लिया, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया कि लिफ्ट कैसे सॉल्व होती है। अपन ने आराम से सीख लिया कि छदम बल क्या होता है, सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स कहाँ लगता है। सूडो फोर्स को अपन ने देख लिया कि यह हमेशा जो और वो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, ये सब अपन अच्छे से सीख चुके थे, है ना। ठीक है, तो अपन का लास्ट टॉपिक रह रहा था इस मामले में कि वायु के प्रतिरोध की उपस्थिति में गुरुत्वीय के अधीन गति क्या। ये शायद करा दिया क्या मैंने, वायु के प्रतिरोध की उपस्थिति में। हाँ, ये करा दिया शायद, है ना। करा दिया मैंने शायद वायु के प्रतिरोध वाला। हाँ, करा दिया, मुझे याद है, यही करा दिया अपना ये टॉपिक भी करा दिया अपने। देखो, वायु का प्रतिरोध नहीं कराया ना तो भी मैं समझा देता हूँ। वायु का प्रतिरोध क्या होता है। वायु एयर होती है, एयर, है ना। एयर एयर होती है। कोई वस्तु को अपन ऊपर फेंकते हैं, मान लो ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु का नीचे तो mg लगेगा, है ना। ऊपर अपन का कोई भी वेग u लगेगा, है ना। तो ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। ऊपर अपन ने फोर्स लगाया। फोर्स क्या होता है, हमेशा F बराबर क्या होता है, ma। तो इस कंडीशन में वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वायु का प्रतिरोध ना हो तो F बराबर क्या लगता है, mg। F बराबर क्या है, ma इक्वल टू mg, मतलब A बराबर g होता है। क्या होता है, जी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंकते हैं। लेकिन अब जब एयर रेजिस्टेंस लगता है तो क्या होता है कि जब अपन किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो एयर हवा है वो नीचे फोर्स लगाती है, क्या, नीचे एक स्यूडो फोर्स लगाएगी, नीचे नीचे स्यूडो फोर्स लगाएगी। तो अब वो स्यूडो फोर्स लगाएगी तो उसमें क्या होता है, एयर का जो प्रतिरोध का बल होता है ना वो हमेशा होता है बीबी का बल। यानी एफ एयर होता है ना, एयर वो होता है बीबी हमेशा। अब ये बीबी नीचे लग जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी प्लस बीबी। बीबी ए बराबर जी प्लस बीबी हो जाएगा। अब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो वस्तु को वो नीचे नहीं आने देगी। वस्तु होती है उसे नीचे नहीं आने देगी तो बीबी का बल कहाँ लगेगा, ऊपर, ऊपर लगेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस बीबी। बस ये है, बस और कुछ नहीं है इसमें। और अपन जब समय निकालते हैं आने में लगा समय, समय क्या होता है, टी बराबर यू बाई क्या होता है, यू बाई जी। अब वायु का प्रतिरोध होता है तो अपन ए लगा देंगे, टी बराबर यू बाई ए लगा देंगे। अब ए जब नीचे आती है वस्तु, ऊपर से नीचे आती है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है तो यू बाई जी माइनस बी भी हो जाएगा, है ना। और क्या है, ये अपन ना उससे निकालेंगे, किससे, एफ नेट बराबर एम ए करके। तो है ना वो अपन मैंने सिखा दिया था तुम्हें। बस ये याद रखना, ऊपर से नीचे फेंकते हैं वस्तु को, ऊपर से नीचे गिरती है तो वायु का प्रतिरोध ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ। और वस्तु जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वायु का प्रतिरोध नीचे के बगल लगता है। एयर तो विपरीत दिशा में प्रतिरोध लगाएगी ना, है ना। तो बस यही है ना। तो अब अपन देखते हैं पक्षी पिंजरा पर समस्या। देखो, पक्षी पिंजरा समस्या बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पहली बात तो पक्षी पिंजरा पर समस्या होती क्या है, पक्षी पिंजरा समस्या, पक्षी पिंजरा समस्या बहुत आसान है, लिफ्ट से भी आसान समस्या है। देखो, अगर पिंजरे दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसा होता है कांच का पिंजरा जो बिल्कुल सील पैक होता है ना। सील पैक होता है तो उससे एयर है ना वो बाहर अंदर नहीं जा सकती। अब जो स्प्रिंग तुला लगी होती है, स्प्रिंग स्प्रिंग तुला है वो क्या मापती है, वजन। वो द्रव्यमान नहीं मापती, वो क्या मापती है, एन, टेंशन, या फिर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है या टेंशन, इसको नापती है ना। तो एन या टेंशन ये किसे, ये तो फोर्स बढ़ने पे बढ़ जाते हैं और फोर्स घटने पे घट जाते हैं। मतलब जो स्प्रिंग तुला होती है वो क्या मापती है, भार को मापती है। किसको, भार को मापती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है बस, और कुछ नहीं है। अब मान लो, है ना, अब अगर ऐसा हो खुला पिंजरा हो, मानो खुला पिंजरा हो, थोड़ा समझो। अगर देखो, ये एक स्प्रिंग तुला है ना। देखो, अपन स्प्रिंग तुला को ऊपर बना रहे हैं लेकिन स्प्रिंग तुला नीचे भी बन सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो स्प्रिंग है ना।
ये स्प्रिंग तुला लगा दिया अपन ने, है ना, स्प्रिंग तुला। अब स्प्रिंग तुला से अपन ने ये पिंजरा लटका दिया, है ना। अब अभी ये अगर ये खुला पिंजरा हो, ऐसे जालीदार पिंजरा हो, खुला पिंजरा हुआ, तो इसमें जो बैठा ये पक्षी है ना, ऐसा ही होता है ना पक्षी, मेरी सी ड्राइंग ऐसी बनती है। अब ये बैठा पक्षी है, तो पक्षी का द्रव्यमान किधर लगता है, नीचे एम, है ना, नीचे एम जी लगता है। तो इधर जो टेंशन आएगी, इधर इधर जो टेंशन आएगी टी, टी बराबर किसके हो जाएगा, स्प्रिंग तुला का पैटर्न क्या होगी, टेंशन होगी, टी बराबर क्या लग जाएगा इसका, एम जी। और ऊपर क्या लगता है इसका, नॉर्मल, ऊपर पक्षी का नॉर्मल लगेगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगी, टी बराबर टेंशन क्या हो जाएगी, एम जी, है ना। अब देखो, अब एक पिंजरे का भी भार लगता है, पिंजरा भी का भी तो वजन होता है, पिंजरे का भार, पिंजरे का वजन, ये छोटा एम मान लो और पिंजरे का वजन एम मान लो, है ना। तो इसका पिंजरे का क्या लगेगा, एम जी, है ना, पिंजरे का एम जी लगेगा। तो ये तो एम जी पिंजरे का हो गया, प्लस ये हो गया एम जी किसका, पक्षी का। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में तो यही लगेगा। अब चाहे पक्षी कैसे भी बैठा हो उसमें, है ना, बैठा हुआ है तो यही होगा, इसका भी एमजी नीचे लगेगा और पिंजरे का भी, ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। तो ये तो क्या है, अपना नॉर्मल कंडीशन है, इसे आराम से कर सकते हैं। इसको पक्षी को अपन क्या बॉक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, कि जैसे ये पिंजरा है और इस पिंजरे में ये बॉक्स रखा है एम द्रव्यमान का, और इसकी ये टेंशन है, और इसका द्रव्यमान एम है बड़ा, और इसका एम जी लगेगा नीचे, और पिंजरे का भी एम जी लगेगा, और इसका ये एन होता है नॉर्मल, अपन देख सकते हैं। तो टेंशन बराबर क्या आएगी, टेंशन बराबर एम जी प्लस छोटा एम जी हो जाएगा डायरेक्ट। ये तो अपन कर लिया। चलो इतना तो मतलब खुला पिंजरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर बंद पिंजरा हो, समझो थोड़ा, बंद पिंजरा हो, बंद पिंजरा हो तो भी क्या दिक्कत है। मान लो ये बंद पिंजरा है, बंद पिंजरा है, और ये स्प्रिंग तुला लगी हुई है, और ये क्या है, बंद पिंजरा, पैक पिंजरा है, बिल्कुल पैक, और इसमें इसका द्रव्यमान एम है और वो पक्षी बैठा है उसका द्रव्यमान एम जी लग रहा है नीचे। तो भी टेंशन क्या लगेगी, टेंशन बराबर एम जी प्लस एम जी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात आती है कि पक्षी पिंजरे में उड़े किससे। अब देखो वेग से उड़ेगा, नियत, अगर कोई पक्षी है जो नियत वेग से उड़े, नियत वेग से, तो नियत वेग का मतलब है उसमें कोई भी त्वरण है ही नहीं, त्वरण है ही नहीं। जब त्वरण ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो स्थिर अवस्था की तरह ही काम करता है। नियत वेग से उड़े तो, है ना, तो नियत वेग से नहीं, वो त्वरण से उड़ता है तो कंडीशन लगती है ना, फोर्स तो तभी लगता है जो त्वरण से उड़ दे। हाँ तो ठीक है, अब देखो तो तुरंत से उड़ेगा। तो मान लो पहले देखते हैं अपन कि अगर बंद पिंजरा है, बंद पिंजरा है, मान लो, नहीं वो खुला पिंजरा है, तो क्या होगा देखो, ये क्या है, एक स्प्रिंग तुला बना दी अपन ने। थोड़ा समझना खुले पिंजरे का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये खुला पिंजरे का कॉन्सेप्ट है, ये स्प्रिंग तुला। अब ये पिंजरा लगा हुआ है खुला, कैसा है, खुला, ये दो जालियां लगी हुई है, और ये पक्षी हवा में है भाई, ये इसके फेदर है, ये हवा में है। अब पक्षी है जो ऊपर उड़ रहा है ए त्वरण से, ऊपर उड़ा हुआ तुरंत से नीचे बैठा था वो पहले, है ना। अब जब नीचे बैठा था तब तो वो एक द्रव्यमान की तरह काम कर रहा था। अब लेकिन पक्षी है जो हवा में उड़ रहा है, और अपन को पता है कोई भी चीज़ जब हवा में उड़ती है तो वो नीचे फोर्स लगाती है, नीचे हवा का प्रेशर ढलती है। अपन को पता है पक्षी हवा में उड़ेगा तो पक्षी पंखों से हवा को नीचे ढकेलेगा। अब जो हवा से नीचे ढकेलेगा, तो वो जो नीचे ढकेलेगा हवा को, है ना, तो हवा को नीचे ढकेलेगा। अब क्या होगा, खुला पिंजरा है ना, खुला पिंजरा है, तो हवा क्या होगी, वो तुरंत बाहर निकल जाएगी। अब मान लो पक्षी तो हवा में है, तो उसका तो नीचे एमजी लग ही नहीं सकता, पक्षी का तो एमजी नहीं लगेगा ना भाई, पक्षी का एमजी तो नहीं लगेगा ना, पक्षी का एमजी तो नहीं लगेगा ना भाई। मान लो एक बात बताओ, अपन यहाँ, ये एक क्या है, ये एक वेट मशीन है अपनी, है ना, ये एक वेट मशीन है भाई, ये एक वेट मशीन है ना। अगर इस पर अपन उछलें तो उछलेंगे तब तो क्या होगा, मतलब अब देखो एक बंद कमरे में वेट मशीन रखी है भाई, है ना, बंद कमरे में वेट मशीन रखी है, अगर अपन इस पे से उछलें तो देखो उछल के आएंगे वापस,
तब तो इस पे प्रेस इस पर वो नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन उछलते टाइम इसका नंबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अपन उछल गए तो उछलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो मान लो अब पक्षी हवा में है तो पक्षी का तो एमजी लगेगा नहीं, पक्षी का एमजी लगेगा नहीं, पक्षी लेकिन हवा जरूर नीचे फेंकेगा, हवा नीचे फेंकेगा, और हवा का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एम ए होगा, नीचे जाएगा जो, क्योंकि पक्षी हवा में उड़ेगा। मान लो पक्षी हवा में उड़ता है, मान लो ये पक्षी है ना, ये पक्षी हवा में उड़ता है तो किससे उड़ता है, तो इस ये इतना फोर्स लगाएगा नीचे कि जो इसका नॉर्मल है वो फोर्स के बराबर हो जाए, तभी तो उड़ेगा। तो वो फोर्स के बराबर होने के लिए एम ए लगाएगा, एन बराबर एम ए, इतना फोर्स लगाता है वो, ताकि पक्षी हवा में उड़ पाए, नॉर्मल के बराबर ही तो लगाएगा, है ना। खुद का मतलब कोई भी जब भी मतलब हेलीकॉप्टर है या फिर कोई भी पक्षी है वो लिफ्ट उत्पन्न करता है, फोर्स उत्पन्न लिफ्ट लेता है, लिफ्ट लिफ्ट देखो हेलीकॉप्टर पंखे से लेता है, जो जो फाइटर जेट होते हैं वो पीछे वो उनका जेट इंजन लगा होता है उससे लिफ्ट लेते हैं, पक्षी होते हैं वो अपने पंखों से लिफ्ट लेते हैं। तो करते क्या है, वो उतना मतलब हवा को उतनी प्रेशर से नीचे ढकेलते हैं कि उनका वजन है जो हवा हवा जितनी नीचे फेंकी है उन्होंने, हवा जितने नीचे फेंकी है वो उनके वजन के बराबर हो जाए। अब उनके वजन के हवा का वजन और उनका वजन दोनों बराबर होके एक दूसरे को विपरीत कर देंगे। अब उसके अलावा अब देखो दोनों विपरीत कर देंगे एक दूसरे को, हवा का फोर्स है और उनका वजन है, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, वो बाहरीनता में आ जाएगा। अब उसे उड़ने के लिए क्या होगा, हवा के प्रेशर को और ज्यादा होना होगा उसके वजन से हवा का जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना। अब जैसे जैसे हवा का फोर्स जितना ज्यादा होता जाएगा वो उतना ऊपर उठता जाएगा, सही बात है, वो उतना ज्यादा ऊपर उठता जाएगा। तो जेट इंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इसलिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ऊपर उठने की, है ना। अब देखो जो भारी पक्षी होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, लेकिन जो हल्के पक्षी होते हैं जिनकी साइज जेट जैसी होती है, ऐसे पक्षी बहुत तेज से लिफ्ट होते हैं, बहुत तेजी से उनका जैसे बाज होता है, बाज की स्पीड कितनी होती है, 200 किलोमीटर पर आवर के लगभग। क्यों? क्योंकि भाई वो उसकी उसके जो पंख है वो इतना ज्यादा लिफ्ट उत्पन्न करते हैं, इतना ज्यादा एयर का प्रेशर लगाते हैं नीचे, ताकि वो बहुत स्पीड से ऊपर जा पाए, है ना। कभी देखो कोई पक्षी बगल में से उड़े ना तो वो देखना वो कितनी तेज हवा फेंकता है, तो ये बात समझ आ गई। अब देखो ये खुद हवा में है तो इसका तो एमजी लगेगा नहीं, लेकिन किसका एमजी लगेगा, इसका किसका, पिंजरे का तो एमजी लगेगा इस टेंशन के बराबर। अब देखो टेंशन बराबर एमजी किसका लगेगा, पिंजरे का। अब इसका नीचे एमजी तो लगेगा नहीं, लेकिन इसका एन है वो नीचे फोर्स लगाएगा, जो नीचे हवा का प्रेशर लगेगा एम ए, नीचे हम हवा का प्रेशर लगेगा वो एम ए किसके बराबर होगा, कम से कम एम ए एन के बराबर। तो अब देखो हवा का प्रेशर है जो क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहा है किससे, पिंजरे से, तो इसका जो एन है वो एन का जो प्रेशर है वो 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा उस पिंजरे पे फोर्स लगा ही नहीं पा रही है, वो तो तुरंत बाहर चली जा रही है, तो क्या होगा, इस पर टेंशन सिर्फ पिंजरे की आएगी, है ना। लेकिन अब कंडीशन देखो, अगली कंडीशन देखो, अब बंद पिंजरा, तो ये क्या है, ये वो है। अब बंद पिंजरा है यहाँ पर, अब बंद पिंजरा हो गया, मान लो ये बंद पिंजरा है। अब क्या करेगा, पक्षी जितनी फोर्स लगाएगा, पक्षी जितने ए त्वरण से ऊपर जा रहा है मान लो, है ना, पक्षी जो ए त्वरण से ऊपर जाएगा, है ना, तो वो नीचे कितना फोर्स लगाएगा, हवा का फोर्स लगाएगा कितना, एम ए। अब देखो ये बंद पिंजरा है तो जितना भी एयर का प्रेशर है वो सारा किस पे लगेगा, पिंजरे पे लगेगा ना भाई, जितना वो प्रेशर है वो पिंजरे पे लगेगा। अब जितना जो प्रेशर है वो किस पर लग रहा है, पिंजरे पे लग रहा है, पिंजरे पे लग रहा है। तो इस टाइम पक्षी का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, ऊपर तो पक्षी का क्या लग रहा है, एन, लेकिन नीचे क्या लग रहा है पक्षी का, नीचे पक्षी का क्या लग रहा है, एम जी, है ना, नीचे पक्षी का एम जी लग रहा है, और पक्षी ऊपर कितने से जा रहा है, एक तुरंत से। ये पक्षी का सिर्फ पक्षी का क्या है, एफ बी डी, क्या है ये, पक्षी का एफ बी डी है, किसका एफ बी डी है, पक्षी का। अब अपन एफ नेट इजकल टू एम ए लगाए इस एफ बी डी के लिए, इस एफ बी डी के लिए एफ नेट बराबर एम ए लगाए, तो देखो एफ नेट क्या है, एन, और एम ए क्या है, एन, एन माइनस एम जी, क्योंकि देखो ये ऊपर ए जा रहा है तो ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, एन माइनस एम जी बराबर क्या लगेंगे अपन, एम ए,
एम टोटल ए लगा दिया है ना, एफ नेट बराबर एम लगा दिया, तो एन बराबर क्या आया है, एम जी माइनस एम जी प्लस एम ए। मतलब एन क्या होगा इस टाइम जो एन की वैल्यू होगी, जो जितना फोर्स लगेगा किस पर, पिंजरे पर, वो कितना होगा, एम जी प्लस एम ए होगा। ये फोर्स, इतना फोर्स लगाएगा पक्षी, इतना फोर्स लगाएगा पक्षी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये पक्षी का वो क्या है, बेडी, पक्षी के बेडी के अनुसार उसका नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है खुद का, और ए त्वरण से वो लिफ्ट हो रहा है ना, ए त्वरण से वो लिफ्ट हो रहा है ना, ए त्वरण से वो लिफ्ट हो रहा है ना। तो अपन ने उसका त्वरण निकाल लिया पहले तो, है ना, त्वरण निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे कि इसको, अब जब अपन टेंशन, अब देखो स्प्रिंग में टेंशन क्या होगी, स्प्रिंग की जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी, स्प्रिंग की जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी, पहले तो पिंजरे का द्रव्यमान एम जी, पिंजरे का बड़ा द्रव्यमान, है ना, और किसके बराबर होगी, जो एम ए लग रहा है ना, ये एन लग रहा है, नीचे पक्षी द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है एन, उसके बराबर होगी एन प्लस एन के बराबर। अब जो एन की वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पर ये आएगी, तो टोटल टेंशन किसकी आएगी, एम जी प्लस छोटा एम जी प्लस छोटा एम ए, तो टी बराबर हो जाएगी एम जी और प्लस छोटा एम और कोष्टक में जी प्लस ए, ये हो जाएगा बस। अगर देखो पक्षी अगर उड़ ही नहीं रहा तब तो ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पक्षी अपने वजन के अलावा इतना फोर्स और लगा रहा है, इतना फोर्स और लगा रहा है, समझ में आई ये बात, हाँ। तो बस इतना तो समझ आ गया। अब पक्षी नीचे आए, नीचे आए तो क्या होगा, देखो पक्षी है वो ए त्वरण से नीचे आए उड़ के, अब उड़ के वो नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, देखो ये तो वही स्प्रिंग तुला हो जाएगी, है ना। अब पिंजरा कैसा है, बंद, बंद पिंजरा है, अब ये पक्षी है यहाँ पर, है ना, अब ये पक्षी है यहाँ पर, है ना। अब ये ए त्वरण से नीचे आ रहा है, अब ए त्वरण से नीचे आ रहा है, तो इसका जो फोर्स है वो इसमें ही रहेगा, इसमें ही रहेगा एयर का फोर्स। तो देखो पक्षी का डायग्राम बनाए, एफ बी डी ऑफ पक्षी, एफ बी डी ऑफ बर्ड, है ना, बर्ड का अपन वो बनाए एफ बी डी। तो देखो ये बर्ड है ना, बर्ड, है ना, बर्ड के ऊपर नॉर्मल लगता है ना, ऊपर नॉर्मल लगता है, नीचे बर्ड का क्या है, खुद का एम जी, और जा किधर रहा है वो, नीचे ऐसे, अब नीचे ऐसे जा रहा है, तो इसके हिसाब से अब देखो नीचे वाला ज़्यादा होगा, तो एफ बी डी बनाए तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, तो एन एम जी माइनस एम ए, एम जी इधर आएगा, देखो ये पॉजिटिव का है, इधर जाएगा तब नेगेटिव का होगा, एम ए इज इक्वल टू एन, हो गया ना, एन, ये आ गया। मतलब एन की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी माइनस ए, अब घट रहा है, लिफ्ट की तरह कॉन्सेप्ट हो गया ना, लिफ्ट का सा घट गया इसमें। अब देखो, अब इसका एफ बी डी बनाओ, इधर टेंशन टी लग रही है, इधर इसका खुद का एम जी लगेगा, अब पक्षी का क्या लग रहा है, एन, सरफेस पे क्या लग रहा है, पक्षी का एन लग रहा है सरफेस पर, एन फोर्स लगा रहा है वो, इतना फोर्स पक्षी, अब ये क्या हो जाएगी, टेंशन टी बराबर एम जी प्लस एन, ठीक है, टी बराबर कितना लगाएगा, एम जी प्लस एन, अब टी बराबर एम जी, अब एन क्या है, प्लस छोटा एम जी माइनस ए, इतना फोर्स लगाएगा। अभी टेंशन क्या हुई है, कम हुई है, कम, कम हुई है, कितनी हुई है, टेंशन कम हुई है। अब देखो पक्षी अगर वेग से जाए, वेग से जाए ना, तो
ए को जीरो कर दो, अगर वी वेग से नीचे जाए तो ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो टेंशन टी बराबर एम जी प्लस छोटा एम जी हो जाएगा, वही स्थिर वाली टेंशन डायरेक्ट, है ना। तो ये अपन को समझ आ चुका है पक्षी पिंजरा समस्या कुछ नहीं है, बस बस अपन को ये देखना है पक्षी का एफबीडी बना दो और जो उसका एन आए उसे टेंशन में जोड़ दो। टी बराबर एम जी ये पिंजरे का है और प्लस एन लगा देना है। अब एन जो पक्षी का हमेशा एफबीडी बना दो, क्या बना दो, एफबीडी। एफबीडी बनाना तो अपन को आता है ना। तो अब देखो अपन क्या कहते हैं स्थानांतरण श्याम में। स्थानांतरण साम्य क्या होता है, ऐसा साम्य जो गतिक अवस्था में हो, क्या हो, गतिक अवस्था में हो। अब गतिक अवस्था में साम्य क्या होता है कि गतिक अवस्था में साम्य क्या होता है भाई, गतिक अवस्था में साम्य का कोई मतलब नहीं है, कोई भी वस्तु है उस पर सारे नेट फोर्स जीरो कर देना है। अगर कोई वस्तु अगर साम्य पर है, मतलब साम्य अवस्था पर है, तो इसका मतलब क्या है, वो उस वस्तु का, देखो फिजिक्स में साम्य का मतलब क्या है, फिजिक्स का साम्य का मतलब है उस पर चारों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर हो, वस्तु वहीं की वहीं रुकी रहेगी। अब स्थानांतरण साम्य है, इसका मतलब उस पर बल तो चारों बगल से लग रहे हैं, बल तो फोर्स तो चारों बगल से लग रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो पहली बात तो स्थानांतरण साम्य होता है, स्थानांतरण साम्य, स्थानांतरण साम्य है उसका सीधा सा मतलब है एफ नेट इक्वल टू क्या करना है अपन को, जीरो। वस्तु पर टोटल बल क्या करना है अपन को, जीरो। वस्तु पर टोटल बल क्या करना है अपन को, जीरो। अब देखो चित्र में सभी बल साम्यावस्था में है तो F1 F2 निकालना है अपन को, क्या निकालना है, F1 F2। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक क्या है, ये एक नत्तल है ना। अब नत्तल पर क्या बना रखा है, ठीक है, नत्तल पर ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट, इस पॉइंट पर ये है F1, ठीक है ना, ये है 10 न्यूटन, ठीक है ना। और ये क्या है, इधर 10 न्यूटन, है ना। ये 60 डिग्री का एंगल है और ये डायरेक्ट है F2, ठीक है। तो F1 और F2 निकालना है अपन को, क्या निकालना है, F1 F2, ठीक है। क्या निकालना है अपन को, F1 और F2। अब देखो अपन को इस क्षेत्र को अब ध्यान से देखो, ये एंगल 60 है ना। और अपन को पता है कि ये है क्या, ये एक जेड बन रहा है उल्टा, ये एक उल्टा जेड बन गया तो डायरेक्ट ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये F1 है, अब F1 के घटक करें अपन, तो देखो F1 का एक घटक तो हुआ इसके साथ, ये होगा F1 cos 60, ठीक है, ये हो जाएगा। एक घटक इसका इधर होगा, क्यों, क्योंकि देखो F1 को बीच में लेके करना है घटक, हमेशा इधर नहीं कर सकते अपन, इधर अपन नहीं कर सकते F1। अब देखो इधर ये इधर हो गया, F1 तो कहीं आ ही नहीं रहा इन दोनों के बीच में, तो इधर घटक नहीं कर सकते, इधर करने हैं अपन को, इधर होगा F1 sin 60। देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है F1, और sin 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो F1 की वैल्यू क्या आ रही है, इधर आ रहा है √3/2 F1, ये याद रखना। इसकी वैल्यू होती है 1/2 तो इधर आएगा F1/2, देखो, है ना। और ये क्या है F2, ये क्या है F2, है ना, ये क्या है F2, है ना। अब देखो अपने पास ये एक 10 नंबर का फोर्स है इधर इस एंगल पर, देखो, है ना, 10 नंबर का फोर्स है। तो इधर देखो ये पूरा एक ट्रायंगल बनाया, थोड़ा समझो इस बात को। तो ये 60 है, जब ये एंगल 60 है ना, तो देखो ढंग से देखते हैं ना, तो ये एक पूरा एंगल क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है, 90 का बन रहा है ये एंगल, है ना। अब जब देखो ये एंगल 90 का बन रहा है, इसमें से ये 60 गया तो ये कितना बचा, 30, कितना बचा, 30, बचा कि नहीं बचा, हाँ बचा। तो अगर अपन इसके हिसाब से करते हैं, किसने, ये 30 है और इसका एक अभिलंब, इस सतह का एक अभिलंब डालें इधर,
इधर अभिलंब तो ये बचा 60, तो 60 के हिसाब से करें तो एक एंगल तो ये जाएगा और एक ये वाला एंगल जाएगा। ठीक है, 60 के हिसाब से करें तो ये होगा 10 कॉस, ये 60 के हिसाब से 60 और ये होगा 10 साइन 60। देखो 10 साइन 60 का √3/2 मतलब 5√3 इधर, और इधर कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो गया। इधर 5 है ना, इधर 5 हो गया। तो देखो इस वाले एंगल पर देखो √3/2 F1 इजिकल टू क्या है 5 के बराबर। तो F1 का क्या आ गया यहाँ से 5 यानी 10/√3 डायरेक्ट आ गया 10/√3 है ना, ये 10/√3 आ गया। अब देखो F2 किसके बराबर है, F2 बराबर है, देखो एक तो ये F1/2 प्लस एक √3 5√3 के बराबर है ना, इसके बराबर है। तो F1 की वैल्यू क्या है 10/√3 2 प्लस ये 5√3, ये इससे गया तो 5/√3 प्लस √3। तो देखो सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा √3, ये 5 प्लस ये क्या आ जाएगा 3, तो 5 और 3 8/√3 आ गया। कितना आ गया 8/√3। सही है कि यार, अरे यार ये इसे कहाँ खा गया मैं, इस ये भी तो है भाई ये, तो 5 और 3 5 है कितना हो जाएगा 15, 15 होगा ना 15। क्यों, क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 इंटू √3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू ये 5 तो 5 15, तो 5 15 कितने है प्लस में, और ये आ जाएगा कितना इधर 10 भी तो है यार, इधर 10 भी तो है, ये 10 भी तो जोड़ रहा है। मैंने ना थोड़ा ढंग से सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा ये F1 है ना, ये डायरेक्ट +3 भी होगा इसमें, +10 भी होगा इधर, क्योंकि ये 10 है ना, ये कैलकुलेट नहीं किया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब समझ तो आया ना, करना क्या है F नेट बराबर 0 करना है, तो आमने सामने के बल क्या करने होते हैं अपन को बराबर, है ना, ये तो समझ आया। एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा समझो इसको। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये ऐसे है, ये 30 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है। तो ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो गया, ये सीधी भाषा में 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 है, अपन को पता है। इस जगह पे टेंशन T1 है, इस जगह पे टेंशन T2 बता दी, और इस जगह पे टेंशन T3 बता दी। ठीक है, अब ये 5 kg का है, ठीक है। अब FBD से करते हैं अपन, है ना, ये 5 kg का है, तो अपन देखो इधर तो क्या लगेगा अपना, अपन को पता है इधर तो 50 न्यूटन लगेगा, नीचे तो ठीक है, सीधी भाषा है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये टेंशन T2 है ना, थोड़ा समझो, टेंशन की डायरेक्शन इस बिंदु पर इधर होगी, है ना, इस बिंदु पर इधर होगी, और इसकी डायरेक्शन इस बिंदु पर दोनों तरफ होगी। कहाँ, इस बिंदु पर इधर भी होगी और इस बिंदु पर इधर भी होगी। तो देखो डायरेक्ट है कि T3 इजिकल टू डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कितनी होगी, T3 इजिकल टू डायरेक्ट 50 है। इस वाले इस यहाँ से FBD बनाए तो अपन यहाँ से FBD बनाए तो देखो T3 ऊपर है और नीचे 50 है, तो T3 इजिकल टू डायरेक्ट अपन 50 कर सकते हैं। लेकिन इस वाले FBD को देखें अपन, इस वाले FBD को देखें तो देखो T2 इस डायरेक्शन में, T1 इस डायरेक्शन में और T3 इस डायरेक्शन में, तीनों विपरीत डायरेक्शन में, और दोनों को बराबर करना है अपन को। तो FBD बनाते हैं यहाँ पर। अब FBD कैसे बनाएंगे, देखो ये एंगल 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 60 का है। अगर यहाँ से एक अभी बीच में से एक लाइन काटे, है ना, क्या करें अपन अब इधर
ठीक है, देखो ये 90 है, तो अपन क्या करते हैं कि एक सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ, ये सीधी लाइन जो इसके समानांतर है, सीधी लाइन खींच दी। अब इससे एक 90 डिग्री का एंगल ले दिया अपन ने, ये वाला कौन सा, ये क्या है, ये इसके 90 डिग्री पे है इधर, ये एंगल 90 डिग्री वाला बना दिया अपन ने, है ना। तो देखो T1 इधर है, और देखो ये 30, ये 90, ये 90, है ना, ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा कितना 30, है ना। ये 30, ये 60, तो ये कितना हो गया, ये 60 और ये 90 है, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। और देखो ये जेड भी बन गया है इधर, जेड, जेड के आमने सामने के कौन बराबर हो गए ना, ये जेड भी बन गया। तो देखो 30 से करें तो ये वाला क्या होगा, T1 cos 30, और ये हो जाएगा T1 sin 30, है ना। और देखो ये क्या होगा, ये होगा T2 cos 60, ये हो जाएगा T2 sin 60। तो देखो अब ये T3 किसके बराबर आ गया, इन दोनों के बराबर आ गया, क्योंकि अपन को F net बराबर 0 करना है ना। तो देखो T3 बराबर क्या आ रहा है, T1 sin 30 प्लस T2 sin 60, T2 क्या है, sin 60, है ना, T2 sin 60। तो अपन देखो T3 क्या है, क्या T3 है 50, T1 कितना है, अपन को T1 अपन को तो निकालना है ना T1 भाई। तो T1, अब देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस T2। अब देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कर दिया अपन ने। देखो ये दोनों है, तो इधर कॉमन लेंगे ना, तो ये हो जाएगा, इधर इससे कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना ये डायरेक्ट, कितना, ये इधर इससे जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो कैसे, देखो 50, देखो ये अपन का ट्रिक है, 1/2 करेंगे, तो देखो T1 प्लस √3 T2, है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इजिकल टू T1 प्लस √3 T2 आ गया। अब ये अपना क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया अपना, ये अपना पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इधर से देखो, इधर से ये दोनों भी तो आपस में बराबर है, बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखो T1 cos 30 बराबर है T2 cos 60, यानी T1 cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 बराबर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से तो 2 गया, मतलब T1 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 √3 इजकल टू क्या आ गया T2, क्या आ गया T1 √3 इजकल टू क्या आ गया T2। तो T2 की वैल्यू अपन इधर पुट कर सकते हैं, है ना। तो देखो 100 इजकल टू T1 प्लस, अब देखो T2 की वैल्यू पुट करो तो √3 T1, ये वैल्यू पुट कर दी, तो 3 √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो जाएगा, तो T1 प्लस 3, और ये 3, और ये क्या हो जाएगा T1, तो ये आ जाएगा 100। देखो ये हो गया 4T1, तो ये हो जाएगा 100, तो ये गया 25 बार, तो T1 क्या आ गया अपना 25। अब T1 की वैल्यू देखो, T3 अपन ने 50 निकाल लिया था, है ना, और T2 T1 अपना 25 आ गया, यहाँ देखो √3 और 25 बराबर T2, ये T2 की वैल्यू आ गई। तो T1 T2 T3 अपन ने निकाल लिए ना, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखो एक अगला क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि एक चिड़िया जिसका द्रव्यमान m है, सिद्ध करो कि रस्सी में तनाव T बराबर mg/2 sin थीटा होना चाहिए। मान लीजिए रस्सी का प्रत्येक आधा भाग सीधा है, मतलब प्रत्येक आधा भाग है जो सीधा है, और क्वेश्चन दिया है कि ये भाई ये है, और देखो ये बोल दिया, ये बोल दिया सीधा, है ना। देखो अब ये क्या बोल दिया कि ये थीटा एंगल पर है ना, और ये भी यहाँ से थीटा एंगल पर है, और यहाँ पर ये पक्षी जी बैठे हैं, एक ऐसा पक्षी बना दिया भाई, ये पक्षी बैठा है, मतलब मान लो यार,
है ना। तो देखो अब इधर इधर क्या लगेगा, अपन को पता है कि ये डायग्राम है, ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है अपन को टी बराबर mg/2 sin थीटा, ये लाना है। टेंशन इतनी के बराबर है, मतलब उनको टेंशन निकालनी है, सीधी सी बात है ना। तो देखो अभी इस पॉइंट पर रस्सी दोनों अलग अलग हो गई। देखो ये थीटा है तो इधर अगर जेड बनाए तो ये थीटा हो जाएगा, इधर जेड बनाए तो ये थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, है ना। इधर क्या है, मान लो इधर T2 मान लो, इधर T1 मान लो भाई। T1 मान लिया तो देखो इसको बनाए तो इधर होगा T1 कॉस थीटा, T1 कॉस थीटा, और इधर होगा T2 कॉस थीटा। तो और इधर क्या होगा, इधर mg लगेगा पक्षी का, और mg के बराबर में होगा T1 साइन थीटा और T2 साइन थीटा। ठीक है, यही तो एंगल बनेगा दोनों का, यही तो टेंशन आएगी। अब बस आपस में बलों को बराबर करना है। देखो T2 cos थीटा बराबर करेंगे T1 cos थीटा, इस वाले एंगल को बराबर करते हैं अपन, इस वाले एंगल को बराबर करते हैं। इसका मतलब T1 बराबर T2 बराबर T हो जाएगा, क्योंकि थीटा से cos थीटा गया तो T, यानी T1 T2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब T1 T2 बराबर है। तो अगर यहाँ पर करते हैं mg बराबर क्या है, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा। तो देखो कॉमन आ जाएगा T1, क्योंकि देखो दोनों में T1 T2 है और T1 T2 दोनों T के बराबर है, तो T कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, है ना, mg के बराबर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगी T, और ये हो जाएगा mg। तो T क्या आ जाएगा, डायरेक्ट mg/2 साइन थीटा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितना आसान था। चलो अब अपन अपना मेन टॉपिक पढ़ते हैं कुछ देर के लिए। देखो मुझे पता है तुम्हें घर्षण आता है ना, और सर ने जैसे पढ़ाया मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हें काम आएगा। घर्षण बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले अपन घर्षण को समझते हैं, आखिर घर्षण होता क्या है। तो देखो मैं आज के लेक्चर में बस घर्षण समझाऊंगा कि घर्षण आखिर बीमारी है क्या। तो देखो अपन अगर घर्षण को समझ जाए तो अपन आसानी से कर पाएंगे। तो देखो घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो एक होता है टोटल घर्षण, और एक वो घर्षण जो लग रहा है। देखो घर्षण, देखो कोई भी, अपन पढ़ क्या रहे हैं ये वाली बात हमेशा याद रखो। पढ़ क्या रहे हैं अपन, NLM, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, और उसमें घर्षण पढ़ रहे हैं। मतलब वो न्यूटन के थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ उसका पालन करेगा। मतलब क्रिया के बदले क्या होगी, प्रतिक्रिया। क्या होगी, प्रतिक्रिया। मतलब अपन धरती पर जितना फोर्स लगाते हैं उतनी धरती, मतलब अपन ने धरती पर 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो धरती अपन पर कितना लगाती है, 50 न्यूटन। ये वाली बात अपन को अच्छे से पता है। तो घर्षण को भी ऐसे ही समझना है, ठीक है। क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होगी। कोई भी वस्तु है वो चलती कब नहीं है, घर्षण की वजह से नहीं चलती है, अपन को ये अच्छे से पता है। कोई भी वस्तु है वो किसकी वजह से नहीं चलती है, घर्षण की वजह से। क्योंकि जैसे ये एक सतह है, मान लो लंबी सतह है, और इस पर ऐसे उभारनुमा सतह होती है ना। और इस पर अगर कोई अपन छोटे बॉक्स को दौड़ाएं और वो भी उभारनुमा है, तो उनके उभार है जो आपस में फिक्स हो जाएंगे, और अपन उस फोर्स, जब तक घर्षण से ज़्यादा फोर्स ना लगा दें अपन, तब तक वो बॉक्स हिलेगा नहीं, ये अपन को पता है। मतलब 50 kg का बॉक्स है, और वो उसके कारण जितना घर्षण लग रहा है, उस घर्षण से ज़्यादा अपन को फोर्स लगाना होगा, तभी वो बॉक्स हिलेगा। मतलब मान लो, मान लो तो देखो पहली बात तो घर्षण लग कहाँ रहा है, संपर्क सतहों के मध्य। तो पहला पॉइंट, घर्षण है क्या, यह गति का विरोध नहीं करता है, यह गति का विरोध नहीं कर रहा है भाई, गति का विरोध नहीं कर रहा है घर्षण। घर्षण करता है सापेक्ष गति का। क्यों, क्योंकि इसकी गति इसके सापेक्ष हो रही है। अगर ये हवा में होता तो घर्षण लगता ही नहीं,
हवा में होता तो घर्षण लगता ही नहीं। तो घर्षण किसका विरोध करता है? सापेक्ष गति का। ये वाली बात तो अपन को याद होनी चाहिए, सापेक्षिक गति का। यानी यह रिलेटिव रिलेटिव मोशन होता है ना, उसका विरोध करता है। किसका मोशन, किसका विरोध करता है? ये रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। ठीक है, अपन को ये बात समझ आ चुकी है। घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? घर्षण का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि घर्षण एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्यों? क्योंकि यह किसके मध्य लगता है? यह संपर्क सतहों के मध्य लगता है। पहली बात, किसके मध्य लगता है? संपर्क सतहों पर मध्य लगता है। तो यह किस पर निर्भर करेगा? यह किस पर निर्भर करेगा? सिर्फ सतहों के मध्य निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। चाहे घर्षण एक पॉइंट पर ही क्यों ना लगा हो, पॉइंट पर ही क्यों ना लग रहा हो, वो पूरा घर्षण लगेगा। क्या लगेगा? पूरा घर्षण लगेगा। यह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करता। यानी यानी कितना जो सरफेस एरिया है उस पर निर्भर नहीं करे। बॉक्स लंबा हो चाहे बॉक्स आधा रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बॉक्स चाहे आधा बाहर हो चाहे आधा अंदर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। घर्षण लगेगा तो वो पूरा लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ चुकी है अपन को। अब देखो, घर्षण के दो प्रकार होते हैं, ये वाले बात अपन को बाद में समझेंगे। पहली बात, एक जस्ट नॉर्मल चीज समझो। यहाँ पर एक पत्थर रखा है, ये मान लो बड़ा पत्थर है। ठीक है, अपन इसे हिलाने की कोशिश करेंगे। ये सरफेस है, सतह पर रखा है, और ये एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, है ना। ये आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है भाई। ठीक है, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार देखो, घर्षण तो लगेगा इस पर, है ना। घर्षण तो लगेगा, फिक्स है, अपन को पता है। अब घर्षण तो पता है अपन को लगेगा, है ना। इस वस्तु को देखो, उठाने में तो क्या लगेगा? mg, क्योंकि इसका जो mg है वो किधर लगेगा? नीचे, और इसका जो n है वो लगेगा ऊपर सतह पर। ठीक है, अब इसको अपन इधर फोर्स देंगे, धक्का देंगे। इधर धक्का दे रहा है भाई ये आदमी, मान लो ये धक्का दे रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से, और ये खुद है ना, इसका वजन 500 केजी है, 500 केजी है। तो क्या ये हिलेगा? क्या ये बॉक्स हिलेगा? अपन को सीधा पता है नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, है ना। तो अपन को पता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है भाई। तो अब अगर ये आदमी इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, है ना, तो ये बॉक्स इस पर कितना लगाएगा? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा। अब ये 50 न्यूटन क्या है? यही तो घर्षण है। क्या है? यही तो घर्षण है। कैसे? भाई साहब, बॉक्स अगर हवा में होता, मान लो बॉक्स हवा में होता, एकदम हवा में बिल्कुल, है ना, लट हवा में होता बिल्कुल, है ना, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता, तो कोई घर्षण नहीं होता, नहीं होता। तो 50 न्यूटन फोर्स लगाने से ये हिल जाता, क्योंकि जो भारीनता की कंडीशन में द्रव्यमान का कोई, जो भारीनता कंडीशन है उसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होता। उसमें जो भार है वो जीरो हो जाता है, द्रव्यमान तो उसका फिक्स है। देखो, कोई भी वस्तु है इस दुनिया में, उसका द्रव्यमान तो फिक्स है। अलग अलग जगह पर जाने पर उसका भार चेंज हो जाता है। जैसे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, कितना है? G/6 है, G/6 है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो G/6 है, मतलब इतना कम ग्रेविटेशन, इतना कम त्वरण लग रहा है चंद्रमा का। तो मतलब उस पर अपन को वजन कम महसूस होता है। कितना? लगभग 6 टाइम कम महसूस होगा अपन को वजन, है ना। 6 टाइम वजन कम महसूस होता है। मतलब कोई 50 किलो का है तो उसको 20 किलो 25 किलो ही लगेगा। तो अपन देखो, अपन को चलने की आदत है कहाँ? पृथ्वी पर। तो अपन पृथ्वी के जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके विपरीत फोर्स लगा के अपन पैर उठा के चलते हैं। तो अगर अपन उतना ही फोर्स चंद्रमा पे लगा के चलेंगे तो अपन चलेंगे नहीं, उछलेंगे। तभी तो देखो, जितनी पिक्चरों में, जितनी मूवियों में अपन को चंद्रमा पे चलना दिखाता है, उनमें वो उछलते हैं। क्यों उछलते हैं भाई? वो मजबूरी से नहीं उछलते हैं, क्योंकि अपन का जो दिमाग है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अपन को फोर्स लगाने पर मजबूर करता है। क्या? ये एक, मतलब
जो अपना मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, वो पश्चिम मस्तिष्क होता है, वो अपने आप फोर्स लगाता है, अपने आप फोर्स को कैलकुलेट करता है। कैसे? अब देखो, सड़क पर चलते हैं अपन अचानक, है ना, और सड़क पर चल रहे हैं अपन सामने देख के, और अचानक एक गड्ढा आ जाए, छोटा सा भी, तो अपना पैर, अब देखो अपना पैर हमेशा उठ के यहीं जा रहा है, यहीं जा रहा है, यहीं जा रहा है, तो अपने माइंड ने कैलकुलेट कर लिया कि इतना फोर्स लगा के उठाना है और इतनी जगह पे जाके पैर का फोर्स रोक देना है। तो अपन अब इस जगह पे आएंगे ना, तो अपना फोर्स जब इस जगह पे जाएगा तो फोर्स यहीं रुक जाएगा अपना, और ये जो जगह है ना, इस पर फ्री फॉल करेगा अपना पैर। क्या करेगा? फ्री फॉल। तो अपन को एकदम पीछे से झटका लगेगा। क्यों? और फिर अपन आगे जाएंगे, आगे जाके गिरेंगे। ऐसे ही होता है। अब देखो, अब सीढ़ियाँ होती है, ये स्टेयर्स होती है, जब अपन स्टेयर्स पर चलते हैं तो देखो स्टेयर कैलकुलेटेड हो जाती है। 3-4 स्टेयर्स के बाद अपना दिमाग कैलकुलेट कर देता है कि स्टेयर की हाइट इतनी है, अब अपन को पैर इतना उठाना है और तुरंत रख देना है। तो अगर एक ही भी स्टेयर थोड़ी बड़ी आ जाए उसके बाद, क्योंकि अपने माइंड ने कैलकुलेट कर लिया, तो अब एक भी स्टेयर अगर बीच में बड़ी आ गई तो अपना पैर उससे टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने माइंड ने कैलकुलेट कर रखा है पहले ही। तो माइंड अपने आप कैलकुलेट कर लेता है ना। तो अब बताओ, अगर कोई चीज़ भारीनता की कंडीशन में है, तब उस पर 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो हिलेगा, सीधी सी बात है, हिलेगा। लेकिन वो अब पृथ्वी पर रखा है, तो पृथ्वी पर रखा है तो उसके कारण यहाँ पर घर्षण लग रहा है, घर्षण लग रहा है, तो अपन 50 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो, अब इसका मैक्सिमम घर्षण क्या होता है? देखो, मैक्सिमम घर्षण इस पर कितना लग रहा होगा? ये 500 किलो का है, तो देखो मैक्सिमम घर्षण यानी अधिकतम घर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? ये है मेन चीज, अधिकतम घर्षण का फॉर्मूला होता है, अधिकतम घर्षण, घर्षण, है ना, इसका होता है फॉर्मूला अधिकतम घर्षण। तो अधिकतम घर्षण होता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग, यानी एफ फोर्स, और ये हो गया लिमिटिंग। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, एफ लिमिटिंग वो होता है म्यू एन के बराबर। कितना होता है? म्यू एन। ये किसका फॉर्मूला है? पहली बात तो अधिकतम घर्षण का फॉर्मूला नहीं है, पहली बात घर्षण का फॉर्मूला नहीं है, अधिकतम घर्षण का है। तो म्यू एन के बराबर होगा। तो इसका एन इस टाइम कितना है? इसका एन इस टाइम एम जी के बराबर है। किसके बराबर है? एम जी के बराबर। तो एफ एल ये हो जाएगा म्यू एम जी के बराबर। अब म्यू मान लो कुछ भी दिया हो, है ना, कुछ भी दिया हो मान लो, म्यू की वैल्यू हमेशा होती है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, हमेशा म्यू की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, है ना। तो मान लो म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.5 दे रखी है मान लो, या 0.2 दे रखी है मान लो। 0.2 म्यू की वैल्यू दे रखी है। ये क्या है? म्यू क्या है यहाँ पर? म्यू है घर्षण नियतांक, घर्षण नियतांक, घर्षण नियतांक। म्यू क्या है? म्यू है घर्षण नियतांक, है ना, है ना। घर्षण नियतांक या घर्षण गुणांक कह सकते हैं, क्योंकि गुणा हो रहा है ना, तो गुणांक क्या है? घर्षण गुणांक। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। अब ये अधिकतम घर्षण का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से इतना हो जाएगा 0.2 इंटू एम कितना है? 500 kg इंटू जी कितना है यहाँ पर? 10 पृथ्वी का। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10, ये तो हो गया भैया 10, और ये हो जाएगा 100। तो एफ लिमिटिंग यहाँ पर कितना है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मतलब भैया 100 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे ना अपन, तो ये तो नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा भाई तब तक तो इसने 50 न्यूटन लगाया, तो क्या, तो 50 न्यूटन लगाया तो ये बॉक्स इस पर कितना फोर्स कितना घर्षण लगाएगा? इस पर उतना ही क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया लगाएगा। तो आदमी अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो बॉक्स भी 1 न्यूटन घर्षण लगेगा। बॉक्स के द्वारा घर्षण कितना लगेगा? 1 न्यूटन। अगर आदमी 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो बॉक्स के द्वारा घर्षण कितना लगेगा? 10 न्यूटन। आदमी 50 न्यूटन घर्षण फोर्स लगाएगा तो घर्षण कितना लगेगा? 50 न्यूटन, है ना। तो अपन को ये अधिकतम घर्षण पूछे तब तो कितना है? 100। अधिकतम घर्षण, ये मतलब बॉक्स है वो अधिकतम घर्षण कितना लगा सकता है? वो लगा रहा है 100। यहाँ पर एफ लिमिटिंग तो 100 है, फिक्स है ना। तो अब जब तक आदमी 99 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो घर्षण कितना लगेगा? 99। लेकिन आदमी 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो घर्षण कितना लगेगा? 100 न्यूटन। सही बात है। लेकिन आदमी ने 101 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो घर्षण कितना लगेगा? अब घर्षण लिमिटिंग फोर्स तक पहुंच गया है, तो अब घर्षण लगेगा 100 न्यूटन, और जो 1 न्यूटन है वो
किस में आ जाएगा, वो उस पर गति कराने लगेगा। क्या कराने लगेगा, गति कराने लगेगा 1 न्यूटन। अब आदमी 100 110 120 न्यूटन लगाएगा तो 100 न्यूटन तो घर्षण में चला जाएगा और 20 न्यूटन क्या आएगा, ये फोर्स बचेगा जो उसे गति कराएगा। ये है घर्षण का काम। इतना समझ आया क्या, ये वाली बात ही समझ आई क्या, ये 1 से लेके 100 न्यूटन तक। तो अपन को अब सबसे पहले क्या करना होगा, मान लो अब देखो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जैसे ये नत्तल वाला क्वेश्चन किया है ना, ये नत्तल वाला क्वेश्चन किया अपन ने, और यहाँ पर बॉक्स रखा है ना, तो अपन को पता है नीचे जो चलाने वाला बल है वो क्या होता है, mg sin थीटा होता है ना, mg sin थीटा होता है। अब इस पर घर्षण लग गया मान लो, तो घर्षण फोर्स इधर लगेगा कितना, सतह, देखो दोनों संपर्क सतह के मध्य लगेगा F लगेगा घर्षण। अब मान लो ये 100 kg का है, 100 kg का है ना, ये मान लो 10 kg का बॉक्स है, तो इस पर जो अभिलंब कितना लग रहा है, ये n। अब ये n किसके बराबर लग रहा है भाई, mg तो इसका इधर लगेगा है ना, mg तो इधर लगेगा। अब mg इधर लग रहा है और mg sin थीटा इधर लग रहा है, तो इधर क्या लगेगा इसका, mg cos थीटा। तो n है वो mg cos थीटा के बराबर लगेगा। तो सबसे पहले अपन को F लिमिटिंग निकालना होगा। अब देखो ये 10 न्यूटन का है, तो ये वाला फोर्स कितना हो गया, 10 × 10 × ये थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, अब चलाने वाला बल कितना है इस टाइम पे, 50 न्यूटन। अब घर्षण का मान निकालना होगा। अब अपन को घर्षण कौन सा निकालना होगा, सबसे पहले अपन निकालेंगे एफ लिमिटिंग। क्या निकालेंगे, एफ लिमिटिंग। कैसे, एफ लिमिटिंग क्या होगा, एफ लिमिटिंग का फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है म्यू एन और एन की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी और cos थीटा, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, एम जी cos थीटा के बराबर। तो एम जी cos थीटा, अब म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2। तो अब देखो, अब यहाँ से अपन म्यू एम जी cos थीटा निकाले अपन एन की एफ लिमिटिंग। तो ये एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है, 0.2 × 10 × cos 30 की वैल्यू क्या आती है, √3/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो बचा 5 और ये बचा 5, ये भी 5 हो गया, तो बचा 25√3। अब √3 की वैल्यू कितनी है, 1.77, 1.73 के समथिंग होती है, 1.73। और ये 25 मतलब 25 दूनी का 50 करते, तब तो क्या होता, ये इसके बराबर आता। अब ये 25 न्यूटन जो इतना फोर्स है, ये जितना फोर्स है, ये 25√3 जितना फोर्स है, वो इससे तो कम है, मतलब अब इससे कम है, यानी एफ लिमिटिंग है जो क्या आ रहा है, कम आ रहा है चलाने वाले बल से। एफ लिमिटिंग क्या आ रहा है, कम आ रहा है। नहीं यार, इसको करो 0.6 करो, 6 करो, कितना हो जाएगा, 5×30, नहीं, पॉइंट 0.8 करो, 0.8 करो, थोड़ा अपन को कैलकुलेट करना है ना, इसलिए जब 0.8 कर देंगे म्यू की वैल्यू, तब कितना हो जाएगा, ये देखो 5, ये 8 से ये 8 बचा, 8×5 = 40, ये कितना होगा 40, और 40 और ये कितना हो जाएगा √3, ये 40√3। अब जो 40√3 है, ये वैल्यू ज़्यादा हुए, 40√3 की वैल्यू कितनी होती है, 40 गुणा अपन 1.5 कर लेते हैं 7 की जगह, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 15×4 = 60, ये 60 न्यूटन का समथिंग आ रहा है, यानी वो आएगा लगभग 63 न्यूटन, 63 न्यूटन आएगा लगभग। 1.7 करते हैं तो 1.5 करके कर लेते हैं अपन 60 न्यूटन। अब देखो एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है, एफ लिमिटिंग 60 न्यूटन है, और अपने पास चलाने वाला बल जो है 50 न्यूटन वो चला रहा है, वो कितना है, चलाने वाला 50। अब देखो चलाने वाला बल है वो 50 न्यूटन है और एफ लिमिटिंग 60 न्यूटन है, तो क्या वस्तु चलेगी, नहीं। तो अब कहे कि वस्तु पर घर्षण कितना लग रहा है, तो क्या 60 न्यूटन लग रहा है, नहीं, वो तो एफ लिमिटिंग है भाई, वो तो एफ लिमिटिंग 60 न्यूटन है। लग तो 50 ही रहा है भाई, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कितना लगेगा, जितना भाई वो फोर्स लगाएंगे उतना ही लगेगा। क्यों, क्योंकि वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करेगा। तो ये समझ आया ना, ऐसे क्वेश्चंस को अपन को ध्यान रखना है। तो घर्षण में ये वाली बात हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखनी है अपन को। अगर वस्तु चल नहीं रही है, मतलब एफ लिमिटिंग का मान चलाने वाले बल से ज्यादा है, देखो ये वाली बात हमेशा याद रखना। अगर मतलब क्वेश्चन में अगर एफ लिमिटिंग की वैल्यू ज्यादा है चलाने वाले बल से
बल से, तो वस्तु नहीं चलेगी। क्या होगा? वस्तु नहीं चलेगी, पहली बात तो। दूसरी बात, घर्षण घर्षण एफ लिमिटिंग नहीं लगेगा। घर्षण चलाने वाले बल के बराबर लगेगा। कितना? जितना वो चलाने वाला बल है उतना ही लगेगा। जितना यानी एफ एक्सटर्नल लगाया जाएगा उतना ही एफ म्यू होगा। एफ फ्रिक्शन होगा, एफ आर फ्रिक्शन है ना। एफ घर्षण को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो क्या बोलते हैं? एफ म्यू। एफ म्यू कितना होगा? उतना ही होगा जितना एफ एक्सटर्नल होगा। तो ये वाली बात हमेशा याद रखो। अब इतना समझ आ गया ना, तो घर्षण आसान है भाई, कुछ नहीं है घर्षण में फिर तो। अपन को एक बात याद रखनी है कि घर्षण तो अपन ने पढ़ लिया भाई, घर्षण तो अपन ने पढ़ लिया है ना। तो देखो, अब मेरी बात समझो। घर्षण दो प्रकार का होता है। घर्षण होता है वो दो प्रकार का होता है। घर्षण एक तो होता है स्थैतिक घर्षण, है ना। एक होता है गतिक घर्षण। अगर अगर क्वेश्चन में स्थैतिक और गतिक घर्षण नहीं दे रखे हैं तो अपन को स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण एक ही मानना है। ठीक है, अपन को स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण क्या मानना है? एक ही। अब स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब तक यह वह घर्षण है जब तक वस्तु स्थिर है उस अवस्था तक लगता है। क्योंकि नाम ही स्थैतिक घर्षण है, तो कब तक लगेगा? जब तक वस्तु स्थिर है। और जो इसका जो घर्षण होता है, इसका जो गुणांक होता है उसे बोलते हैं म्यू स्थैतिक, म्यू एस। ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वही होती है 0 से तो ज्यादा होती है और लेस देन 1 होती है हमेशा। अब ये क्या है? गतिक घर्षण। यह कब लगता है? जब वस्तु चल रही है। जब लगेगा? कब लगेगा? जब वस्तु चल रही है। और इसका म्यू कितना होता है? म्यू के काइनेटिक होता है। और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 0 से ज्यादा होती है और लेस देन 1 होती है। अब एक बात बताओ, वस्तु जब चल रही है, समझो एक बात, जब वस्तु चल रही है तो म्यू लिमिटिंग है। वो जो 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 फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फोर्स है। मतलब फोर्स है जो लिमिटिंग फोर्स से तो ज्यादा हो गया, तभी तो वस्तु चलेगी। समझ आए? मतलब जो सीमांत स्थितिक घर्षण बल है ना, सीमांत स्थितिक घर्षण बल उससे तो ज्यादा हो गया। ये क्या है? एफ लिमिटिंग, यानी सीमांत घर्षण बल है। और सीमांत घर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सीमांत घर्षण बल होता है वो म्यू एम जी के बराबर होता है ना। अब ये क्या है? एफ एल होता है ना, इसे कहते हैं अपन, देखो थोड़ा इसे समझ लेते हैं यहाँ पर। एफ एल ये क्या है? इसे कहते हैं सीमांत स्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं अपन? सीमांत स्थैतिक घर्षण। अब ये इसका फॉर्मूला क्या आता है? एफ एल इजिकल टू होता है म्यू एस और एन, और ये होता है एफ एल इजिकल टू म्यू एस एम जी अगर कहे तो। ये वाला फॉर्मूला होता है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये एफ लिमिटिंग है, जो म्यू के और एन के बराबर होगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर वस्तु गतिक अवस्था में है, मतलब जो एफ लिमिटिंग है, मतलब जो एफ एक्सटर्नल है, अगर वस्तु गतिक अवस्था में है, वस्तु अगर गतिक अवस्था में है तो जो एफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, वो हमेशा एफ लिमिटिंग से तो ज्यादा ही होगा, तभी तो वस्तु गतिक अवस्था में आएगी। अपन ने ये तो अपन अभी समझ चुके हैं ना। वस्तु गतिक अवस्था में कब आएगी? यानी वस्तु गतिक अवस्था में आएगी तब जब वो सीमांत स्थितिक घर्षण से ज्यादा फोर्स लगा दे, है ना। ठीक है, सीमांत स्थैतिक घर्षण से ज्यादा फोर्स लगा दे। तो स्थैतिक घर्षण तो कब लगता है? स्थैतिक घर्षण है ना,
स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण तो तब तक लगेगा जब तक, कब तक, जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, है ना। और गतिक घर्षण कब लगेगा, जब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है जो एफ लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाएगी, तब गतिक घर्षण लगेगा। अब देखो, जो गतिक घर्षण वैसे तो बहुत से क्वेश्चनों में दिया नहीं होता है गतिक घर्षण, मतलब एफ गतिक घर्षण। अब देखो, वस्तु चलेगी कब, जब फोर्स की वैल्यू एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एफ लिमिटिंग से। चलो अब ठीक है ना, अब बाद में देखते हैं।